सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहम हेमंत जमलोकी अस्मि, राजकीय इंटर कॉलेज तिलकनगरम। मैं बात कर रहा था वर्ण विचार की, और अभी हमारा वर्ण विचार ही चल रहा है। भाषा में ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ध्वनि, जिसको वर्ण कहते हैं, दूसरा शब्द, और तीसरा वाक्य। तो भाषा व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, वर्ण। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, तो इसी पे हम अभी बात कर रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ मैंने लिखा है ड ढ, ये लिखा है ड ढ। एक तो ड ढ है, इसमें तल बिंदु नहीं है। दूसरा ड ढ लिखा है, इसमें तल बिंदु है, इसको नुक्ता भी बोलते हैं। यहाँ पर शुद्ध लिखा मैंने कु चू टू तू पू, मतलब टू अर्थात ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ढ। तो ये तो ड ढ वर्णमाला में है, लेकिन ये नुक्ता वाले जो ड ढ है ये विकसित रूप है। हिंदी में ही इनका प्रयोग होता है, संस्कृत में नहीं होता है। ये ड ढ के विकसित रूप है। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनके दो गुण हैं, एक गुण तो बिना नुक्ता वाला, दूसरा नुक्ता वाला। अब क्या है कि इसका एक बहुत विशेष नियम है। विशेष नियम क्या है कि यदि ड ढ नुक्ता वाला हो, अर्थात ड ढ के नीचे नुक्ता तल बिंदु हो, तो उसका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम में किया जाएगा। ठीक है। और अगर नुक्ता नहीं है, तल बिंदु नहीं है, ड ढ है, तो इसका प्रयोग बिना तल बिंदु के ड ढ का प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, बिना नुक्ता वाले हैं, ढक्कन, ढलान, डाल, डमरू, डगमगाना। ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने पढ़ना, गढ़, सड़क, उड़ना, गढ़वाल। तो यहाँ कुछ शब्दों में बीच में आया है, जैसे बीच में ये आ गया। कुछ शब्दों में अंत में आया है, जैसे गढ़ है तो इसमें अंत में आया है तो नुक्ता आ गया। तो इसका एक यही विशेष नियम है कि नुक्ता वाला ड ढ का प्रयोग शब्द के अंतिम में या बीच में होगा, और यदि नुक्ता नहीं है ड ढ में तो उसका प्रयोग पहले होगा। तो इसमें अशुद्धिकरण नहीं करना है, क्योंकि इसका ये ऐसे शब्द है, वर्तनी है, ये कंपटीशन में भी आता है, तो अभी से इसमें सुधार करना है। अब दूसरा रूल है इसका। दूसरा रूल में ये लिख दिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा रूल है रॉ वाला। तो रॉ वाला भी मैं आपको बता देता हूँ रूल। तो रॉ में क्या है, जैसे हम लिखते हैं कर्म, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने क्रम, यहाँ लिखा मैंने राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। और एक र इस वो जनरल लिखते हैं राम वाला। ठीक है। अब यहाँ विशेष ध्यान देना है, यहाँ ये भी र है, ये भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, लेकिन इनका भी एक रूल है। क्या रूल है? यदि र के बाद व्यंजन हो तो वो रकार रेफ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये शिरोरेखा के ऊपर आ जाता है। शिरोरेखा के ऊपर जो रकार रेफ होता है वो स्वर विहीन होता है, उसमें स्वर नहीं होता है, इसलिए इसको कर्म बोलते हैं। एक तो र ये है। दूसरा ये है कि राम, रहीम, ये जनरल है, इनको सभी जानते हैं। एक है क्रम, जो पैरों के नीचे जो वर्ण लगा हो, चाहे कोई भी वर्ण लगा हो, पैरों के नीचे जो वर्ण लगता है वो हमेशा पूरा होता है, अर्थात उसमें स्वर होता है, और जिसमें लगा है वो आधा होता है, अर्थात स्वर विहीन होता है। जैसे क्रम, आधा क र म, इसको क्रम बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये र है, इसका रूप बदल गया है। तो पैरों के नीचे जब ये आता है तो इसका रूप बदल जाता है, लेकिन ये स्वर युक्त होता है, तो इसलिए स्वर युक्त होने के कारण ये जो जिसमें लगा है वो आधा हो जाएगा, तो क्या है, क्रम हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये है र का प्रकार, इसको भी र बोलते हैं। ठीक। और एक है ये, अर्थात परसों एक वीडियो मैंने दिया था, उसमें कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको आधा नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने कहा ट आधा नहीं लिखते,
ठ आधा नहीं लिखते, और भी व्यंजन है इनको आधा नहीं लिखा जा सकता, और इनको हमेशा हल से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो खड़ी पाई वाले वर्ण है वो आधे लिखे जा सकते हैं। जैसे खड़ी पाई वाले का क्या हो गया, क हो गया, तो इसको आधा ऐसे लिख सकते हैं। जैसे प हो गया, प जैसे प हो प, तो प को आधा लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है ये खड़ी पाई वाले हैं, खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा लिख सकते हैं। लेकिन जो खड़ी पाई वाले नहीं हैं, जैसे ट ठ ड र, ये सब, तो उनको जो है हलंत से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ट है, तो ये एक र तो यही है, ये इधर वाला जो है ये र है, उधर वाला है हलंत, अर्थात ये हलंत है। मैं नजदीक जाकर के बात कर रहा हूँ। ये जो है ये जो है ये ट में ये हलंत होता है, क्योंकि आधा नहीं लिखा जा सकता इसको। और ये क्या है, र है, ठीक है, ये र है, तो ये यही र है ये, लेकिन यहाँ ऐसा दिखता है। तो ये ट ढ में होता है, जैसे ट्रेन हो गया, ड्रामा हो गया, यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो है ये भी पूरा ही, इसलिए इसको राष्ट्र बोलते हैं। ट आधा है, र पूरा है, राष्ट्र। तो र ये स्वरूप हो जाता है, एक इसमें हलंत है, एक ये र है, ठीक है। तो एक प्रकार ये है र का, तो ये विशेष ध्यान देना है। और हिंदी में जो री है, री, ठीक है, इसका उच्चारण इसकी तरह होता है, री की तरह, तो दोनों का उच्चारण में साम्यता है। तो ये विशेष ध्यान देना है, जहां पर री है तो री के साथ हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा री शी, ऋषि, ठीक है। री के साथ अगर कोई स आएगी तो मूर्धन्य स आएगी, ये भी एक नियम है, ठीक है। तो ये र के बारे में हमने आज जाना। कल मैं आप लोगों के सामने प्रयत्न, एक विषय है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उसके बारे में मैं कल बात करूंगा। आज के लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने एक टॉपिक मैंने रखा, और इसी टॉपिक के आधार पर मैंने आपको बताया, और फिर मैं आज अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। कल आप लोगों से फिर मिलूंगा, और तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें और इसको समझें, और अगर कोई प्रश्न है उसको पूछें, तो निसंदेह हम कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।